सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल सर्विस पर यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, आज का हमारा जो सेगमेंट है वो करंट अफेयर का है। ठीक है, कुछ समय से वीडियो नहीं आ रहे हैं चैनल पे, थोड़ी सी मुझे हेल्थ इश्यूज़ हो गया था, तो उसके लिए सॉरी कि मैं रेगुलर वीडियो नहीं दे पा रहा था। आई होप मेरी कोशिश रहेगी कि आगे से मैं वीडियो को रेगुलर कर पाऊँ और आप तक वीडियो को रेगुलर दे पाऊँ। ठीक है, सो हमारा पहला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह। ओके, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह पहला टॉपिक है। सो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह, इंटरनेशनल वुमेन डे वीक। ओके, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह 1 मार्च से महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के भाग के रूप में मनाया जा रहा है। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ से भी बन सकता है कि किस महोत्सव से इसका रिलेशंस रहा है 2022 में। तो याद रखना कि 2022 जो है वो अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। सो उसके एक भाग के रूप में इसको मनाया जा रहा है और महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कुछ मुख्य बातें हैं, क्या हैं। सो सप्ताह भर चलने वाला इस उत्सव के हिस्से के रूप में विभिन्न कार्यक्रम और सोशल मीडिया अभियान जो कि विभिन्न विषयों को कवर करेंगे, जो कि महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के संबंधित होंगे, मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया का हमारे आज के समय में जितना गुण है उतना इसमें अवगुण भी छुपा हुआ है। क्राइम को भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया आज के समय में बढ़ावा दे रहा है, लोगों के निजता का भी हनन कर रहा है। लेकिन लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाने के, लोगों तक सूचना पहुंचाने के, लोगों तक गवर्नमेंट की बातों को बताने के लिए एक कोई भी बात एक किसी भी छोटे जगह से एक बड़े जगह तक, सिटी मेट्रो तक ले जाने के लिए कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का आज उतना ही उपयोग है जितना कि पहले के समय में हम देखते थे कि कोई जैसे डाकिया डाक खबर लेकर जाता था तो उसमें काफ़ी घंटों, काफ़ी समय का अंतराल रहता था। लेकिन आज के नहीं, विद इन आवर टाइम बिल्कुल लाइव प्रसारण आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं। उसमें किसका योगदान है? तो सोशल मीडिया का योगदान है। अब हमें इसका किस हिसाब से यूज करना है, किस हिसाब से मिसयूज करना है, वो हम पे निर्भर करता है। तो सोशल मीडिया का हम देख रहे हैं कि हमारे गवर्नमेंट की योजनाओं में कितना प्रतिभागिता बढ़ चुका है। तो हमें जब भी आंसर राइटिंग लिखने का मौका मिले, तो हमें इन सब चीज़ों को भी यूज करना चाहिए। और अगर हमें उन योजनाओं का नाम पता है कि किन योजनाओं में सोशल मीडिया का उपयोग हो रहा है, यूज किया जा रहा है, तो काफ़ी वेटेज हमारे राइटिंग में आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें महिला की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लक्ष्य के साथ पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की साझेदारी इस कार्यक्रम में आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है। इस अवसर पर विश्व में महिलाओं की उपलब्धियों पर फोकस किया जाता है और समाज में समानता के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की जाती है। इस अवसर पर विश्व भर में सरकार, गैर सरकारी संगठन और अन्य संगठन के कई कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। ठीक है, 1910 में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने 28 फरवरी 1909 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया था। उसके बाद सोवियत संघ, यानी जिसको हम यूएसएसआर भी कहते हैं, अभी जो देखिए 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था और टोटल 15 देश का निर्माण हुआ था, जिसमें से रसिया और यूक्रेन भी थे, जो कि आज हम उनके कॉन्फ्लिक्ट को देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। सोवियत संघ 1917 में महिलाओं को मताधिकार मिलने के बाद 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया था। बाद में 1975 ने भी इस दिवस को स्वीकृति दिया गया। 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सदस्य राष्ट्रों को 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित करने के लिए आमंत्रित किया था। इसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों और विश्व शांति को बढ़ावा देना था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय लॉन्च किया। ठीक है, इंटरनेशनल मानसून प्रोजेक्ट ऑफिस। ओके, सो देखते हैं इसको। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 के अवसर पर सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय शुरू किया। मुख्य बिंदु क्या है इस योजना की? प्रारंभ में 5 वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय यानी IMPO पुणे में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM
पर आधारित होगा। अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय को स्थापना क्यों की गई है? सो देश की अर्थव्यवस्था के लिए मानसून के महत्व को उजागर करने के लिए आईएमपीओ का स्थापना किया गया है। देखिए, हमारा जो देश है, भारत जो है, वो कृषि प्रधान देश है, ठीक है। हमें ये भी पता है कि हमारा जो देश है वो प्राथमिक क्षेत्र के बाद द्वितीयक में एंट्री न करके तृतीय क्षेत्र में चला गया, यानी सेवा क्षेत्र में हम जंप मार गए, हम द्वितीय को उतना डेवलप नहीं कर पाए, जिसको पा के आज हमें खामियाजा उसका भुगतना पड़ रहा है कि हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास फैक्ट्रीज नहीं, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं हमारे देश के पास, ठीक है। सो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ें आज आभास हो रही हैं कि हमें स्टेप बाय स्टेप अपने डेवलपमेंट को साकार करना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ये बहुत बड़ी कमी रही है कि हम पहले पायदान के बाद तीसरे पे चले गए, दूसरे को हम इग्नोर कर दिए थे, ठीक है। सो हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है। सो ये कृषि को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक कृषि को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें स्थापित की गई हैं। सो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि देश की अर्थव्यवस्था के मानसून के महत्व को उजागर करने के लिए आईएमपीओ की स्थापना की गई है। देखिए भैया, अगर मान लो कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अगर हमें पता चल जाए कि यहाँ पर कोई एक ऐसा पर्टिकुलर मंथ है जहाँ पे मान लीजिए कि वर्षा होने की उम्मीद नहीं है, तो यहाँ के जो किसान होंगे ऐसे कृषि का उपज करेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता न हो, ठीक है, या अगर हो तो उसका हम पहले से अपना व्यवस्था कर लें, तो कहीं ना कहीं इसका योगदान हमारे इकोनॉमी में ये हो सकता है, ठीक है। सो वही बातें यहाँ पे की जा रही हैं। विश्व जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम और विश्व मौसम अनुसंधान कार्यक्रम के नेतृत्व में आईएमपीओ के अंतर्राष्ट्रीय मानसून अनुसंधान से संबंधित कनेक्शंस और गतिविधियों की पहचान और बढ़ावा देने के साथ साथ इसमें शामिल होगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO 23 मार्च 1950 को स्थापित हुआ था। प्लीज़ आप ये माइंड रखना कि जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस है, यानी विश्व मौसम विज्ञान जो है वो 23 मार्च 1950 को इसका स्थापना हुआ था। विश्व मौसम अनुसंधान कार्यक्रम और विश्व जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम के समन्वय करता है, ठीक है। जो आईएमपीओ है की स्थापना का मतलब होगा कि एकीकृत वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विस्तार किया जाएगा ताकि मानसून की मौसमी परिवर्तनशीलता को हल करने और चक्रवातों और मानसून की भविष्यवाणी को कौशल को सुधार और बेहतर सेवाओं और समर्थन संचालन के लिए मानसून अनुसंधान को मजबूत करना और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए समाधान को तैयार करना। देखिए यहाँ पे चक्रवात की भी बातें की गई हैं, तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं और जो शुष्ककटिबंधीय चक्रवात होते हैं, तो हम यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बातें करेंगे क्योंकि यहाँ पे चक्रवात की बातें की जा रही हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो चक्रवात होता है, चक्रवात को आने के लिए समुद्र के सतह का जो टेम्परेचर होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस एक अनुमानित टेम्परेचर है, जो कि आइडियल टेम्परेचर है। इतने पे जो समुद्र का टेम्परेचर होता है वो चक्रवात के निर्माण के लिए काफ़ी उपयोगी माना जाता है और काफ़ी अनुरूप समय ये होता है। सो समुद्र सतह पर कोई एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर कि लो प्रेशर्स होते हैं, क्रिएट होते हैं। उस लो प्रेशर को भरने के लिए दूर से सारी हवाएं वहाँ पर आती हैं, उनकी आने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और वो हवाएं घूर्णन अवस्था में आती हैं और उस जो उत्तरी गोलार्ध होता है यहाँ पर जो चक्रवात की घूमने की दिशा होती है वह घड़ी की दिशा के विपरीत होती है, और जो दक्षिणी गोलार्ध होता है यहाँ पर चक्रवात की घूमने की जो दिशा होती है वो घड़ी की दिशा के समरूप होती है, समान होती है। सो ये देखिए स्थिति है चक्रवात आने की, और ये चक्रवात काफ़ी भारी मात्रा में आंधी, बारिश, जनहानि, मानहानि चीज़ें बहुत सारी करती हैं, ठीक है। सो ये रहा चक्रवात के बारे में। अब आगे देखते हैं। आईएमपीओ की स्थापना विश्व भर में मानसून अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा, जिसे भारतीय और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक समुदाय को भी लाभ होगा। इसका निष्कर्ष क्या है ये देख लेते हैं। जो आईएमपीओ है मानसून पैनल की गतिविधियों का समर्थन करेगा, जो कि विश्व जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम के जेवेक्स यानी ग्लोबल एनर्जी एंड वाटर एक्सचेंज और क्लेवर यानी क्लाइमेट एंड ओशन वेरिएबिलिटी प्रिडिक्टेबिलिटी एंड चार्ज परियोजनाओं द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किए गए थे। विश्व मौसम अनुसंधान कार्यक्रम के उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान अनुसंधान कार्यक्रम के समूह को भी आईएमपीओ से लाभ होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जन औषधि दिवस सप्ताह। जन औषधि दिवस सप्ताह क्या है, ठीक है। सो रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा 1 से 4 मार्च 2022 तक जन औषधि
दिवस का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, मुख्य बिंदु क्या है इसके? चौथा जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाएगा। क्लियर? मार्च 2025 के अंत तक भारत सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों, ये याद रखना, शॉर्ट की पेपर में आता है, प्रधानमंत्री पीएम भारती, बी से भारती, जे से जन औषधि केंद्र, ठीक है, PMBJK की संख्या को बढ़ाकर 10,500 करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, इस सप्ताह का थीम क्या है? 4 जन औषधि दिवस की थीम है जन औषधि जन उपयोगी। ये थीम याद रखना, जन औषधि जन उपयोगी। ओके, जन औषधि दिवस सप्ताह का उद्देश्य क्या है? इस सप्ताह का उद्देश्य है जन औषधि परियोजना के लाभ और जेनेरिक दवाओं के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इस सप्ताह का उद्देश्य जन औषधि परियोजना का लाभ और जेनेरिक दवाओं के उपयोग के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि जेनेरिक दवा क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई फीवर का मेडिसिन है, ठीक है, अब वो जब हम मेडिसिन को दुकान पे लेते हैं तो वो किसी न किसी एक प्रॉपर पैकिंग में मिलती है। उस पैकिंग के ऊपर उसके ब्रांड का नाम होता है, उसके एडवर्टाइजिंग का नाम होता है। अब कहीं कहीं हम देखते हैं न्यूज़पेपर में, टीवी में उनकी ब्रांडिंग भी की जाती है। ठीक है, तो वो जो सारे के सारे जो कॉस्ट होता है वो उसी पैकिंग पे डिपेंड होता है, उस दवा पे ही सब कुछ किया जाएगा। तो जो दवा 50 रुपए का निर्माण हो रहा है कारखाने में, उसके प्रचार में, उसके पैकिंग में इतना पैसा लगा दिया जाता है कि वो दवा आने वाले समय में 70 रुपए का हो जाता है। ठीक है, लेकिन जेनेरिक दवा में क्या होता है? जेनेरिक दवा में किसी ब्रांड का नाम नहीं होता है दवा का, वो दवा का केमिकल्स जो फार्मूला होता है सेम होता है, लेकिन जो ब्रांडिंग होती है वो ब्रांडिंग में पैसा खर्चा नहीं किया जाता है, जिसको पाकर ये दवा जो 50 रुपए का है आपको 50 रुपए में ही पड़ जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ये है कि भैया अगर मान लीजिए किसी को कोई परेशानी है तो जो दवा मार्केट में काफ़ी महंगे आते हैं, अगर वो दवा यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएँ तो आपके पैसे की बचत होगी, आपके जीवन यापन में सहयोग मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड जेनेरिक दवा। ओके, अब आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ठीक है, 2008 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJK को रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ये भी पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि जो परियोजना है इसको किसने शुरू किया था? तो आपको पता होना चाहिए कि 2008 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा शुरू किया था, जिसका उद्देश्य था सभी को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवा उपलब्ध कराना था। यह योजना देश में जेनेरिक दवा के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए होता है, के लिए भी है, और सरकार, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, समितियों और सरकारी गैर सरकारी संगठनों, सहकारी निकायों आदि को शामिल करते हुए यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है, जनवरी 2022 तक इस योजना के तहत दुकानों की संख्या 8,675 है। अगर आप ऐसे राइटिंग लिखते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि आज के समय में जो भारत में जेनेरिक दवा की दुकानें हैं जो कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के फॉर्म में खोले गए हैं, उनकी आज के समय में जनवरी 2022 में उनकी संख्या 8,675 है, जो कि 2025 तक 10,500 करने का टारगेट इनका चल रहा है। और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के उत्पाद समूहों में 240 सर्जिकल उपकरण और 1451 दवाएं हैं। देखिए, जेनेरिक दवाओं की इस समय जो संख्या है वो कितनी है, कितने दवाएं हैं? तो 1451 अभी तक दवा हैं, 1451 अभी तक दवाएं हैं और 240 सर्जिकल उपकरण हैं, 240 सर्जिकल उपकरण हैं। देखिए, सर्जिकल उपकरण वो होते हैं जो कि एक ऑपरेशंस में, सर्जरी में, ठीक है, स्टिचिंग में जो काम होती हैं, जो उपकरण होते हैं, जो मशीन होती हैं, उनको हम सर्जिकल उपकरण कहते हैं। तो 240 उपकरण अभी तक यहाँ पर उपलब्ध हैं और 1451 दवाएं हैं, और इनकी जो केंद्र हैं वो 8,675 है। 2025 तक 10,500 करने का टारगेट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में। ठीक है, हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीव और वनस्पति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मनाने के लिए विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाया। देखिए, एक वर्ड आपने सुना होगा, फ्लोरा एंड फूना। ठीक है, फ्लोरा और फूना का जो रिलेशंस है इसी वन्य जीव और वनस्पति से ही रिलेशंस होता है। वर्ल्ड वाइड
लाइफ डे जो है वो 3 मार्च का डेट, 3 मार्च आप याद रखना। ओके, दिवस का महत्व क्या है? सो यह वन्यजीव अपराध से लड़ने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान करता है, जिसका पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव व्यापक है। पृष्ठभूमि क्या है इस योजना का? ठीक है, सो 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी यूएनजीए ने अपने 68वें सत्र में 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में नामित किया था। तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि जो यूएनजीए है ये अपने 68वें सेशंस में 3 मार्च का डेट जो है वह नामित किया था। इस दिन 1973 में वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फूना एंड फ्लोरा, देखिए बात बोल रहा था फूना एंड फ्लोरा, ठीक है, यानी सीटेस के बारे में बातें की जा रही हैं, को अपनाया गया था। ठीक है, जब इसे सीटेस यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा न हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर चिप्स के बारे में। देखिए अभी तो करंट में नहीं आया था, लेकिन इसका जब से कोविड-19 का प्रकोप पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में पड़ा था, तब से ये सेमीकंडक्टर की बातें भारत के परिप्रेक्ष्य में आती रही हैं। तो क्या है इसको हम बहुत ही शॉर्ट में देख लेते हैं। ठीक है, अर्धचालक या अर्ध सेमीकंडक्टर, जिन्हें हम एकीकृत सर्किट या आईसी के भी रूप में कहते हैं, इसको आईसी भी कहते हैं, माइक्रोचिप्स के रूप में भी जाना जाता है, प्रायः सिलिकॉन, जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनाइड जैसे यौगिक से निर्मित होता है। तो ये भी क्वेश्चन कभी आ सकता है कि इसका निर्माण किन से मिलकर बनता है, किन यौगिकों से। तो आपको होना चाहिए कि सिलिकॉन से होता है या जर्मेनियम से होता है या गैलियम आर्सेनाइड से होता है। सेमीकंडक्टर चिप्स का महत्व क्या है? ठीक है, जिसका महत्व यह है कि सेमीकंडक्टर जो चिप्स है सभी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों के दिल और दिमाग के रूप में भी कार्य करता है। बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं इसे। ये चिप्स अब समकालीन ऑटोमोबाइल, घरेलू गैजेट और ईसीजी मशीनों और जैसे आवश्यक चिकित्सों उपकरणों का एक अभिन्न अंग बन चुका है। ठीक है, सो गाइस सॉरी कि आप बोलेंगे कि मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ। देखिए एक्चुअली क्या है, मेरी क्लासेस रहती हैं, ठीक है, मुझे और भी क्लासेस लेनी होती हैं। हालांकि ये तो मेरा अपना स्टार्टअप संस्था है, तो मैं यहाँ पे तो क्लास लेता हूँ, मेरे और क्लासेस चलती हैं जहाँ की मुझे जाना होता है। सो थोड़ा सा स्पीड में करो। आई होप कि मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा मैं स्लो पढ़ाऊँ, थोड़ा समय का अभाव जिसको पाके मैं आप तक चीज़ों को पहुँचा रहा हूँ। प्लीज़ आप इसको स्लो करके, हाई करके, अपने सुविधा के अनुसार स्पीड को करके आप देख सकते हैं। अगर आपको रिलेवेंट लगता है तो प्लीज़ समय देना, अदरवाइज एज यू विश आप वहीं पर अपने समय को दो जहाँ पर आपको अपडेट चीज़ें मिल सकें। ठीक है, आर्टेमिस क्या है? इसमें चर्चा में काफ़ी बना हुआ है आर्टेमिस, सो देख लेते हैं। जो आर्टेमिस है का पूरा नाम एक्सेलरेशंस रिनेक्शंस ट्रिब्यूनल्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मून इंटरेक्शंस विद द सन। ओके, सो ये है हमारा आर्टेमिस का फुल फॉर्म। ठीक है, अर्थात चंद्रमा का सूर्य के साथ अंतःक्रिया का गतिवर्धन, पुनः संयोजन, विक्षोभ तथा विद्युत गतिकी है। ठीक है, यह नासा द्वारा चंद्रमा पर भेजा जाने वाला अगला मिशन है। ये क्वेश्चंस आ सकता है पेपर में, प्लीज़ आप माइंड रखना, इसका नाम याद रखना कि आर्टेमिस जो है नासा द्वारा चंद्रमा पर भेजने वाला अगला मिशन है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य चंद्रमा की चट्टानी सतह, जहां इसकी रक्षा के लिए कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है, पर सूर्य के विकिरण के टकराने के प्रभाव को मापना है। ओके, इसका उद्देश्य है। क्लियर? ग्रीक पौराणिक कथाओं में आर्टेमिस अपोलो की जुड़वा बहन और चंद्रमा की देवी थी। ठीक है, ओके। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम की चंद्रमा पर पहली क्रू लैंडिंग 2026 में होने की संभावना है। इस बीच नासा द्वारा मई 2022 में आर्टेमिस 1 की लॉन्च किया जाएगा। सो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है।
इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, अब जब से ये यूक्रेन और रसिया का मामला हुआ है, कहीं ना कहीं सारी की सारी चीज़ें विश्व में डिले हो रही हैं और इसका प्रभाव सैटेलाइट लॉन्चिंग पे भी पड़ेगा, क्योंकि सारे जो देश हैं वो दो धड़ों में बट गए हैं और उन दो धड़ों का जो इस समय बिल्कुल उद्देश्य है इस कन्फ्लिक्ट से निभरना है, इस कॉन्फ्लिक्ट से बचना है और इसको शांत कराना है। तो कहीं ना कहीं सारी की सारी इंटरनेशनल योजनाएं परियोजनाएं इस समय धीमी पड़ चुकी हैं। तो जितना जल्दी हो सके यूक्रेन और रसिया का कॉन्फ्लिक्ट खत्म होना चाहिए, क्योंकि विश्व अगर दो धड़ों में बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं हमें फिर से पुरानी दुनिया की तरफ लौटना पड़ेगा और पुरानी परिदृश्य को याद करना पड़ेगा कि जिस तरह से विश्व दो धड़ों में बटा हुआ था। तो हमें आई होप कि गॉड करें कि ऐसी दिक्कतों से हम जल्दी बच पाएँ, क्योंकि हर एक चीज़ डिले होगी और ये कहीं ना कहीं मानव के लिए, मानव जाति प्रजाति, हमारे इन्वायरमेंट के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसानदायी होगा और भारत को भी बहुत बड़ा भरपाई आने वाले समय में करना पड़ेगा अगर ये चीज़ें ऐसे ही आगे चलती रहीं तो। ठीक है। सो नासा का जो स्थापना हुआ है वह 29 जुलाई 1958 में हुआ था। ठीक है, क्लियर। और नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। इसरो का स्थापना देख लेते हैं भाई। नासा का बात किया तो भारत में जो है नासा के तुलना में हम इसको भी देख लेते हैं। सो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो स्थापना है 15 अगस्त 1969 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा काटसा। ठीक है, इसको कार्ड्स भी कहते हैं, काटसा भी कहते हैं। इस समय हिंदू में भी इसके बारे में आ चुका है, राज्यसभा टीवी पे भी आ चुका है और पीआई में भी आ चुका है। काटसा क्या है हमें जानना मस्ट इंपॉर्टेंट है और हमें जानना भी चाहिए कि काटसा क्या है। ठीक है। सो अमेरिकी प्रतिद्वंदियों को प्रतिबंधों को माध्यम से प्रत्युत्तर अधिनियम है ये काटसा। ठीक है। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, ये है काटसा का प्रमुख उद्देश्य। दंडात्मक उपायों के माध्यम से ईरान, उत्तर कोरिया, रूस को प्रत्युत्तर देना है। यानी ये कह सकते हैं कि जो आज के समय में अमेरिका का जो विरोधी राष्ट्र हैं उनको ये डिफेंड करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है, जिसको हम काटसा के नाम से जानते हैं। ठीक है। यह कानून वर्ष 2017 में अधिनियमित किया गया था। 2017 में इसका निर्माण हुआ है, अधिनियमित इसको किया गया था। इसके तहत रूस की रक्षा और खुफिया क्षेत्रों को महत्वपूर्ण लेन देन करने वाले देशों के खिलाफ लगाए जाने वाले प्रतिबंधों को शामिल किया गया है। ठीक है। अब देख लेते हैं भाई कि जो रसिया के साथ ये सब रिश्ते में जुड़े हुए हैं, या जो भी जो भी अमेरिका कंट्री के विरोधी हैं उनके साथ जो लेन देन करते हैं, उनको ये कहीं ना कहीं डिफेंड करने की ये एक्ट है। तो हम भी तो रसिया से S-400 मंगवा रहे हैं, लेकिन S-400 को मंगवाने के लिए हम जो मंगवा रहे हैं इस पर अमेरिका ने आपत्ति तो जाहिर जरूर की थी, लेकिन हमारा अगर आज के हम समय में देखें तो हमारा कहीं ना कहीं जो रसिया से खरीद है हथियारों का वो घटा है और हम किस पे शिफ्ट हुए? हम शिफ्ट हुए अमेरिका पे। तो अमेरिका इन भी बातों को ध्यान देकर हमारे लिए वो स्पेशल एक्ट पारित कर दिया अपने असेंबली में कि भैया भारत को छूट दी जा सकती है। तो ये चीज़ें हैं। हालांकि हम S-400 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है। सो S-400 वायु रक्षा प्रणाली एक भारत के लिए इसकी आवश्यकता क्या है? सो एयर-400 ट्रायम्फ रूस द्वारा डिजाइन की गई एक मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल है। ठीक है। सो आपको यह होना कि ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्लियर। और यह विश्व में सबसे खतरनाक, आधुनिक और परिचालन हेतु तैनात की जाने वाली लंबी दूरी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। ठीक है, ठीक है, जिसे अमेरिका द्वारा विकसित टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ठीक है, यानी थर्ड से काफ़ी उन्नत माना जा रहा है। यानी जो टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है अमेरिका के द्वारा बनाया गया, उससे काफ़ी उन्नत इसको माना जा रहा है। सो ये उपयोगिता है, इसलिए हम इसको खरीदना चाहते हैं और हमारी डील हो चुकी है। सो गाइज, ये रहा आज का सेगमेंट। अगर आपको एग्जाम के रिलेवेंट लगता है तो प्लीज़ आप इसका शॉर्ट नोट्स बनाइए। अगर आपको रिलेवेंट नहीं लगता है तो प्लीज़ आप जिसको फॉलो करते हैं, जहाँ से नोट्स बनाते हैं, आप उसको बनाइए। और स्पीड के लिए सॉरी, मेरे क्लास रहते हैं काफ़ी, इसको पाके मैं थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहा था। सो प्लीज़ और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसका नोट्स बनाइए। थैंक यू सो मच।